नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। दोस्तों पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा अधिगम। दोस्तों हर टॉपिक को हम आराम से आसान जो भाषा होती है उसके अंदर और ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको लंबी थ्योरी ना पढ़ना पड़े और जो नॉर्मल और कम अगर आप पढ़कर जाते हो तो उससे भी आपका कोई एक क्वेश्चन है वो गलत ना हो, सभी क्वेश्चन आपके सही हो और आपको कम से कम है वो साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आप सभी से आशा रखता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करोगे, अधिक से अधिक इस वीडियो को प्यार दोगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना। एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का पहला वीडियो है। आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट में हर वीडियो है वो मौजूद मिल जाएगा दोस्तों। तो आप हर वीडियो को एक बार जरूर देख ले, बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों हर एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। सभी मित्र एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले हमें चीज को देखना होगा अधिगम। टॉपिक है हमारा अधिगम। तो अधिगम कहा किसे जाता है? अगर आपने अधिगम को अभी तक नहीं समझा है तो आप समझिए दोस्तों, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अधिगम होता क्या है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों आप सीख रहे हो, ये चीज है जो आपके सामने, इसको देखकर आप सीख रहे हो, यही एक अधिगम है दोस्तों। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीखना होता है दोस्तों। क्या होता है? सीखना होता है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। जैसा आपका व्यवहार है उसके अंदर आपने कुछ सीख कर कुछ परिवर्तन किया है तो वो ही आपका क्या होगा? अधिगम होगा। किसी क्रिया या स्थिति के प्रति सक्रिया, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, ये क्या होता है दोस्तों? सीखना अधिगम होता है दोस्तों। अधिगम को आप क्या कह सकते हो? सीखना भी कह सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आगे आपको देखते हैं कि अधिगम की परिभाषाएं। आप जब बुक्स पढ़ोगे या आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो तो दोस्तों वहां पर आपको बहुत सारी क्या मिलती है? अधिगम की परिभाषाएं मिलती है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं 4 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो एग्जामों में पूछी जाती है वही आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। पहली परिभाषा दोस्तों है वो है स्किनर के अनुसार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा था दोस्तों? स्किनर ने। ध्यान से समझो दोस्तों, स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था कि व्यवहार के अर्जन में उनती ही प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। 2 परिभाषाएं दी थी स्किनर ने। पहली दी थी दोस्तों, वो दी थी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और दूसरी दी थी कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या है? व्यवहार के अर्जन में उन्नति की जो प्रक्रिया होती है उसको अधिगम कहते हैं। व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है दोस्तों। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। ये परिभाषा है दोस्तों, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, इनको क्या करना रहता है? याद करना रहता है। तो आप इनको क्या कीजिए, अपने जो रफ कार्य की बुक होती है उसके अंदर 3-3, 4-4 बार लिख करने का प्रयास कीजिए, जिससे अपने आप ये याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। तो दोस्तों वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है या अधिगम की प्रक्रिया है दोस्तों। क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इसके अलावा एक परिभाषा वुडवर्थ ने और दी थी, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह भी किसने दी थी दोस्तों? वुडवर्थ ने दी थी। अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है। यह भी किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी गेट्स एवं अन्य के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा था दोस्तों? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स ने कहा था, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार है जो ये पूछी भी गई है एग्जामों में। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो सीखना है दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या करना है? अर्जन करना है। ये किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो ये दोस्तों 4 परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हिलगार्ड ने भी परिभाषाएं दी थी, गिलफोर्ड ने भी परिभाषा दी थी, मॉर्गन ने भी परिभाषा दी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 4 इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर याद रखें दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही चीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों। आगे हम देखेंगे अधिगम की विशेषताएं, क्योंकि अधिगम की विशेषताओं से क्वेश्चन है जो बहुत बार है जो पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन है इनसे पूछा जाता है। अब अधिगम की हम विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, याद रखना है दोस्तों, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिगम चलता है 9 माह तक, 9 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या जीवन पर्यंत। तो अधिगम है दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलता है दोस्तों। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का एक उद्देश्य होता है, उसी को क्या किया जाता है, उसी के अनुरूप क्या किया जाता है, सीखा जाता है या अधिगम किया जाता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, और व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी अधिगम विकास है। सही बात है दोस्तों, अधिगम तो विकास ही है। अगर जीवन पर्यंत चलेगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो हमारे लक्ष्य के अनुसार चलेगा, तो क्या होगा, अधिगम एक विकास होगा। अधिगम अनुकूलन है, अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है, अधिगम है वो हमेशा विवेकपूर्ण होता है, अधिगम निरंतर चलता रहता है, अधिगम एक खोज है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक नया कार्य है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। जो अधिगम है यह वातावरण की उपज होती है दोस्तों। अधिगम विकास है, और अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम है जो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो 15 यहां पर मैं विशेषताएं लेकर आया हूं, इन 15 विशेषताओं में से चाहे आप स्टेट भर्तियों की बात करो या सेंट्रल भर्तियों की बात करो, उनमें क्या है कि एक एक क्वेश्चन सभी से लगभग पूछा गया है दोस्तों। तो इनको आप ध्यान से देख ले, सीधा क्वेश्चन आएगा इनसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों अधिगम के कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं, इनसे हैं दोस्तों जो आपको क्या कर सकता है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ये दोस्तों यहां पर क्या है, लोगो लगा हुआ है, क्योंकि जो पर्सनली नोट्स होते हैं ये इधर से उधर ना हो दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं, कौन कौन से कारक है, क्या क्या है जो अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला कारक क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला कारक दिया आपको वातावरण। अगर दोस्तों एक बार आप खुद सोचो कि अगर आप अभी ये क्लास ले रहे हो, साइड में से आपको वातावरण यानी साइड में से आपको गहरी आवाजें सुनाई दे रही है, तो क्या आप अच्छी तरह अपना जो सीख सकोगे, इसको कभी नहीं सीख सकोगे। तो वातावरण का अधिगम पर क्या पड़ता है, पूरा प्रभाव है वो पड़ता है दोस्तों। दूसरा है परिपक्वता। सही बात है दोस्तों, अधिगम परिपक्वता वो आयु से, दोनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। आयु से और परिपक्वता से प्रभावित होता है। एक 5 साल का बंदा है, एक 5 साल का जो बच्चा होता है, उसको अगर आप सामने ले जाके रख दोगे कि थॉर्नडाइक का नियम याद करो, तो नहीं कर सकता। वो 1 2 3 4 5 6 तक गिनती पढ़ सकता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, अधिगम के जो परिपक्वता है या आयु है उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये भी है दोस्तों। अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ नहीं है तो क्या पड़ता है, अधिगम पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, सीखने पर प्रभाव पड़ता है। विशेष सामग्री का स्वरूप। नेक्स्ट है सीखने का समय व थकान। 6वां है प्रेरणा। 7वां है सीखने की इच्छा। 8वां है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। 9वां है सीखने की विधि। और 10वां है संपूर्ण परिस्थिति। तो दोस्तों ये कारक है या दशाएं हैं जिनका अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये सकारात्मक है तो अधिगम भी सकारात्मक होगा, और ये अगर नकारात्मक है तो इनका परिणाम भी, अधिगम भी क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। तो इनको आप ध्यान से एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इनमें से क्या है कि परिभाषाएं हुई या विशेषताएं हुई या कारक हुआ, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे अब, उसमें से क्वेश्चन तो पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है दोस्तों। अधिगम के सिद्धांत और नियम। पहले अधिगम का हम नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सिद्धांतों की ओर दोस्तों। सबसे पहले है जो एक नियम है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये नियम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, एक परिभाषा दी गई है, इसको ध्यान से देख ले।
रायबर्न के अनुसार यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषप्रद होता है। क्या कहा गया है कि जो शिक्षण विधियां होती है उनके अंतर्गत अगर जो यहाँ पर अधिगम के जो सीखने के जो नियम दिए गए हैं इनका प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, जो सिद्धांत है, जो हमारे सीखने का जो कार्य होता है वो एक तो क्या होता है, संतोषप्रद होता है, तेज गति के साथ होता है और हमेशा याद रहने वाला होता है। दोस्तों ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे नियम, सीखने के नियम। दोस्तों नियमों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो पूछा जा सकता है अधिगम में सीखने के नियम किसने दिए थे। पहला क्वेश्चन है अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं और अधिगम के गौण नियम कितने हैं। ये 3 क्वेश्चन है जो आपकी एक लाइन से बन रहे हैं। तो दोस्तों थोरनडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए थे। कुल तो 8 नियम दिए थे लेकिन इनमें से 3 नियम तो थे प्रमुख नियम और 5 नियम थे वो क्या थे, गौण, या जिनको हम सहायक नियम भी बोल सकते हैं। तो ये याद रखना है कि सीखने के नियम थोरनडाइक ने दिए थे, टोटल 8 दिए थे। प्रमुख जो नियम थे वो 3 थे और गौण नियम या सहायक नियम कितने थे, 5 नियम थे। अब देख लेते हैं दोस्तों एक एक नियम को और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। पहला नियम है दोस्तों, उसको देखते हैं दोस्तों। पहला नियम है हमारा, जो 3 मुख्य नियम है दोस्तों, जो प्रमुख नियम है या मुख्य नियम है उनको पहले पढ़ेंगे। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, और साथ में एक जानकारी और दे दूं आपको कि दोस्तों जो ये आपके सामने मेरे वीडियो लेकर आया हूं इसका आप नोट्स जरूर बना लें, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे दे दूंगा कि 50 से 60 पेजों के अंदर आपको पूरी साइकोलॉजी दे दूंगा मैं, जैसे क्या है कि एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आप बैठोगे तो 2 घंटे में पूरी साइकोलॉजी का एक बार क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इसलिए नोट्स है ना आप हर वीडियो के साथ बनाते जाइए, जिससे आपको कुछ ही दिनों में संपूर्ण साइकोलॉजी के 50-60 पेजों में आपके नोट्स बन जाएंगे। देखते हैं दोस्तों तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है, आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर देगा। दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आप किसी काम को करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो, तभी वो काम कर पाओगे। अगर आप तत्पर नहीं हो तो वो काम आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों कैसे दोस्तों यहां पर यह उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत पूछा जाता है। इसको उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण, और पूछा जाता है ये सीखने का कौन सा नियम है। तो यहां पर क्या है, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। अब दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो घोड़ा है बंधा हुआ है, उसके पास गए, उसको वो पानी पीने को बिल्कुल तत्पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया, आपने उसको खोला और फिर आप उसको पानी पीने के स्थान पर ले गए। कैसे भी जोर जबरदस्ती करके ले गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि वो तत्पर ही नहीं है, तो कैसे पिएगा। जिस प्रकार एक शिक्षार्थी है या आप सुबह उठते हो 5 बजे, आप उठकर पढ़ने का अगर आपका मन है तो आप 5 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाओगे, वरना आपको घर वाले 5 बजे उठा देंगे। लेकिन आप क्या पढ़ने के लिए तत्पर नहीं हो, तैयार नहीं हो, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई बहाना मारोगे और किताब सामने ले लोगे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यही होता है दोस्तों तत्परता का नियम। नेक्स्ट नियम देखते हैं दोस्तों। दूसरा नियम है जो हमारा, वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। दोस्तों जो अभ्यास का हमारा नियम होता है दोस्तों, ये अभ्यास का नियम है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है उपयोग का नियम, एक होता है अनुपयोग का नियम, और इंपॉर्टेंट भी दोस्तों बहुत रहता है ये जो अभ्यास का नियम है दोस्तों। ये दोस्तों आपको बताऊं कि अगर आप अभ्यास करोगे किसी चीज का, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने यहां पर बोल दिया कि आपको ये 10 जो परिभाषाएं हैं अधिगम की, ये शाम तक याद करनी है। अगर आपने उनको सुबह से शाम तक रिवीजन किया, उनका अभ्यास किया, बार बार उनको लिखा, तो आप क्या करोगे, उनको शाम तक याद कर लोगे। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो अभ्यास होता है वो मनुष्य को एक दक्ष बनाता है दोस्तों, दक्ष परिपूर्ण बनाता है दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं अभ्यास के 2 प्रकार हो गए, कौन कौन से हैं। एक है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है दोस्तों।
ये समझिए दोस्तों, ये अभ्यास का नियम का मतलब कि आपने एक कार्य है या आपने यहाँ पर अधिगम का जो सिद्धांत हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नियम पढ़ रहे हैं ये सीखने के, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो आज देखते ही आपको ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। मतलब जो भी चीज़ आपने पहले की हुई है उसको जैसे ही आप एक बार पूर्ण मस्तिष्क में दोहराते हैं तो वो आपको क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं और स्थायी याद हो जाते हैं। ये होता है आपका उपयोग का नियम। और अनुपयोग का नियम क्या कहता है, यदि किसी किए हुए कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं तो वो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। कैसे कि अगर जो कोई भी नियम हो, कोई भी सिद्धांत हो जिसको आपने एक बार तो पढ़ लिया, अच्छी तरह याद कर लिया, लेकिन फिर उसको 6 महीने तक आपने उठाकर भी नहीं देखा, तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा दोस्तों। आप उसे क्या करोगे, भूल जाओगे। ये क्या है दोस्तों, हमारा अनुपयोग का नियम है दोस्तों। तो दोस्तों तत्पर का नियम और अभ्यास का नियम ये तो समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा है हमारा प्रभाव, संतोष, असंतोष का नियम। प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, असंतोष का नियम और इंपॉर्टेंट नियम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में सीधा का सीधा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या है प्रभाव, संतोष, असंतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने में हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि किसी कार्य को करने में हमें असंतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। कैसे दोस्तों, इसको समझने का तरीका ये होगा कि दोस्तों अगर आपने मेहनत की और आप क्या कर रहे हो कि आपका जो टेस्ट हुआ उसके अंदर आपके 100 में से 70 नंबर आए और आपने क्लास टॉप किया, तो आप क्या करोगे, फिर जो दूसरा टेस्ट आएगा तो उसके लिए आप फिर मेहनत करोगे कि इस बार भी मेरे को क्या आना है, टॉप आना है। आपको संतोष प्राप्त हुआ। अगर वहां पर क्या होता है दोस्तों कि आपके 30% नंबर आते हैं तो सोचते क्या हो कि ये सोचने में लग जाते हो कि 30% आए हैं तो इस बार भी आने तो वही है, तो आपको क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। यही होता है प्रभाव का नियम, संतोष का नियम या असंतोष का नियम दोस्तों। ये थे 3 प्रमुख नियम। आगे हम देखते हैं गौण या साहिक नियम। गौण या साहिक नियम 5 नियम होते हैं जो साहिक नियम होते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम में लेते हैं। इसको अगर आप बहुप्रतिक्रिया का नियम मतलब दोस्तों कि आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी भर्तियां साथ में आती है, जैसे ग्राम सेवक भर्ती आती है, पटवार भर्ती आती है, पुलिस भर्ती आती है, उनकी भी तैयारी करते हो, लेकिन इनको सभी को करते हुए आपको एक में सफलता मिलती है। आप एक प्रतिक्रिया का क्या करते हैं, पता लगाकर फिक्स के इसी में मेरे को जॉब लगानी है, तो उसका क्या कर लेते हैं, आप उसको भविष्य अपना बना लेते हैं। इसी को कहते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम क्या कहता है, किसी कार्य को जिस मनोवर्ती से मन या मेहनत से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसको पूरे मन से, पूरे दिमाग के साथ इसको अगर देखोगे तो आपको पूरी की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। और ऐसे ये सामने चलाकर आपने मोबाइल में रख लिया, लैपटॉप में आपने चलाकर रख लिया और बातें किसी और से कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। तो ये मनोवर्ती का नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी कार्य को पूरे मन से करोगे तो वो कार्य आपके क्या होगा, हमेशा सफल होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम को हम समझ सकते हैं कि यहां पर मैंने आज अधिगम का सिद्धांत शुरू किया और मैं शुरू से लेकर एंड तक जो भी व्यवहारवाद और जो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत है आगे, उन सभी को एक साथ आपके सामने रख दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आज कुछ नियम पढ़ाऊंगा, फिर कुछ सिद्धांत ले लूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ सिद्धांत ले लूँगा और तीसरे वीडियो में, यानी 3 भागों में अगर मैं इसको बांटकर काम करूँगा तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा याद रहेगा। मतलब किसी कार्य को अगर हम छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा करते हैं तो हमेशा उसमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। नेक्स्ट है हमारा आत्मीकरण का नियम, सादृश्यकरण। कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना, आत्मीकरण। ध्यान से समझो दोस्तों, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। दोस्तों एक बार समझो कि आप जैसे यहाँ पर सीटेट की या रीट की तैयारी कर रहे हो और इससे पहले आपने क्या की है
कि इससे पहले आपने ग्राम सेवक की तैयारी की है, ग्राम सेवक के अंदर आपकी हिंदी थी और यहाँ पर आपने हिंदी लैंग्वेज ले लिया, हिंदी जो भाषा लेनी रहती है वो आपने हिंदी ले ली, तो आपने क्या किया, पुराना अपना ज्ञान उठा के यहाँ पर क्या कर दिया है, सादृशीकरण कर दिया है, आत्मीकरण उसका कर दिया है दोस्तों। यही है आत्मीकरण का नियम। नेक्स्ट है हमारा 8वां और अंतिम नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलोव का कुत्ता। क्रिया का जो क्रिया करनी है, जो क्रिया का रूप है वो तो वही रखा जाता है लेकिन उसकी जो परिस्थितियां होती है उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। यह होता है दोस्तों संबंधित परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह हो गए दोस्तों हमारे सीखने के नियम। अब दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों जो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत है उनके बारे में, व्यवहारवादी सिद्धांत है उनके बारे में। अधिगम से जो क्वेश्चन बनकर आता है दोस्तों वो सिद्धांतों से आता है। सिद्धांतों का नाम देकर उनका मनोवैज्ञानिक है या किसने उनको प्रतिपादित किया था इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आराम से एक एक चीज को पढ़ना, आराम से समझाएंगे और बहुत शॉर्ट के अंदर समझाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों। प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि अधिगम अगर हमने कवर कर लिया तो बाकी इतना लंबा पोर्शन कोई सा भी नहीं है, अधिगम सबसे बड़ा पोर्शन है दोस्तों। दोस्तों थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों पहले ये जो नियम के नाम है ये आपको कंप्लीट करने होंगे, फिर है जो हम आगे करेंगे। दोस्तों जो थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1913 में। थॉर्नडाइक कहाँ के हैं, यूएसए में हैं। इनकी बुक का नाम क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पूछा जा सकता है एजुकेशन साइकोलॉजी बुक किसकी है, तो ये है थॉर्नडाइक की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने प्रयोग किया था बुक्की बिल्ली पर। किस पर किया था दोस्तों, बुक्की बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था और उद्दीपक के रूप में, उद्दीपक के रूप में मांस या मछली का टुकड़ा रखा था। दोस्तों अगर आपको अधिगम करवाना है, अधिगम करवाना है, अनुक्रिया करवानी है, तो आपको उद्दीपक की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, ये याद रखकर चल लेना। अगर आपको ये सोचकर चल रहे हो कि मेरे को अध्यापक बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो लक्ष्य आपको दिखाई दे गया तो आपको अनुक्रिया करनी पड़ेगी, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। आपका उद्दीपक क्या है दोस्तों, आपका उद्दीपक है अध्यापक बनना। अब दोस्तों इसके नियम क्या है, उपनाम क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि आपको एग्जाम में दे देंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, इसी प्रकार प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया, आवर्ती यानी बार बार दोहराव का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, और सबसे ज्यादा बार यह पूछा जाता है अधिगम का बंध सिद्धांत है वो किसने दिया, या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको याद सभी रखने, क्योंकि सभी से हैं जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गई, ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं इस नियम के बारे में कि ये नियम है वो क्या कहता है। चलते हैं दोस्तों, नोट, एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की क्रिया अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों इसके अंदर क्या कहा गया नोट के अंदर, कि एक उद्दीपक होता है जो हमें प्रतिक्रिया, हमें अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया यानी एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों ध्यान से समझो दोस्तों, क्या कहा जाता है कि एक उद्दीपक होता है और उसी उद्दीपक, जिस प्रकार आपको अध्यापक बनना एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है तो वो आपका उद्दीपक हो गया, आप अनुक्रिया कर रहे हो, उसको पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये अनुक्रिया हो गई आपकी। तो दोस्तों जिस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक होता है उसी के प्रति एक विशिष्ट अनुक्रिया, एक विशिष्ट प्रतिक्रिया हम करते हैं, और इनका जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध या एसआर बॉन्ड सिद्धांत। दोस्तों बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना, ये सभी है वो क्या सीखता है दोस्तों, अधिगम के द्वारा ही सीखता है।
वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनसे सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, बालक का चलना किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। और नीचे आपको दे देंगे कि बंध सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम या धैर्य का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, ये सभी इसी के नाम है दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ही नाम है ये। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, योजनावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत नाम रखे गए हैं दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जब ये हो गया, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है पहले उसको एक बार हम समझ लेते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत था क्या। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने क्या किया था, प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, और भूखी बिल्ली के पिंजरे के बाहर उद्दीपक के रूप में जो बिल्ली थी उसको पिंजरे में डाल दिया, और फिर उसका जो बाहर है एक मछली का टुकड़ा रख दिया, और फिर बिल्ली को क्या रखा कि कैसे भी ये इस गेट को खोल ले। उसके लिए उसने क्या लगा दिया था, एक पुल लगा दिया था, जैसे ही वो दबेगा गेट खुल जाएगा। वो बार बार क्रिया करेगी, जैसे ही बार बार उसने क्रिया की तो बाई चांस अचानक गलती से उसका पैर उससे क्या लग गया, लिफ्ट पे लग गया और उसका गेट खुल गया। तो इसी का मतलब क्या है कि त्रुटि, और क्या होता है कि इसके अंदर त्रुटि की जाती है लेकिन अंत के अंदर क्या हो जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। यही सिद्धांत है दोस्तों आपका किसका, थॉर्नडाइक का। अब दोस्तों आप क्या करोगे, थ्योरी रटोगे, बहुत सारी चीजें हैं उनको रटोगे और क्वेश्चन आपको उनमें से मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतना पढ़ो दोस्तों। मेन चीज पहला आपको पूछा जाएगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के जो उपनाम दिए गए हैं वो सभी आपको याद करने होंगे। जितने भी उपनाम दिए गए हैं सभी के सभी आपको याद करने होंगे। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, तो थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली के ऊपर क्या किया था, प्रयोग किया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इससे कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था उसके हमें क्या शैक्षिक महत्व प्राप्त होता है, यानी कि शैक्षिक महत्व में से एक ऑप्शन में ये दे देंगे या 3 ये दे देंगे और एक में उपरोक्त सभी लिख देंगे, तो आपको क्या महत्व प्राप्त होता है। चौथा पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है, थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम दे देंगे और उसका पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर आप एक बार है ना, मेरी नहीं मानते हो तो पुराने पेपरों के क्वेश्चन उठाकर देख लो, इनमें से बार क्वेश्चन मिले तो मेरे को बता देना दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए यह उपयोगी है, जो मंदबुद्धि बालक है या बड़े ही मंदबुद्धि बालक है उनके लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है, धैर्य व परिश्रम से गुणों का विकास होता है। कैसे, जैसे बिल्ली ने बहुत बार परिश्रम किया, इधर से उधर इधर से उधर, जैसे ही वो कूदी तो उसका क्या हुआ, वो पैर है उससे लिफ्ट पे लग गया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सफलता के प्रति आशा, सफलता मिलने पर हमें आशा प्राप्त होती है दोस्तों। कार्य की धारणा स्पष्ट, कार्य करने की धारणा स्पष्ट रहती है। शिक्षा के प्रति रुचि रहती है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इससे सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, तो वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का हमें विकास होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो इस थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की उपयोगिताएं हैं या शैक्षिक महत्व है दोस्तों इस सिद्धांत के कुछ दोष भी है, एक दो दोष जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, वो भी आपको बता देता हूं। व्यर्थ के प्रयत्नों पर इसके अंदर बल दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बिल्ली ने व्यर्थ के प्रयत्न बहुत किए गए थे, तो व्यर्थ के प्रयत्नों पर इसके ऊपर क्या दिया गया है, बल दिया गया, जिसके कारण अंतर्दृष्टि होती है उसका क्या रहता है, अभाव रहता है। सीखने में यांत्रिकता पर बल देता है, यह भी सही बात है, यांत्रिकता पर बल देता है दोस्तों। बाह्य पुनर्बलन, बाह्य जो पुनर्बलन है वो दोस्तों वो बल इसको मिलना चाहिए दोस्तों। सीखने की गति का अनियमित होना, यानी सीखने की जो गति है वो भी इसके अंदर क्या होती है, अनियमित होती है। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास है, आज हम इस क्लास में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट है जो इसके जो आगे के नियम जो सिद्धांत है वो भाग 2 के अंदर आपके सामने लेकर आऊँगा। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने नोट्स इनसे बनाते रहें, इनको लिखते रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर
करते रहे दोस्तों। आपका प्यार ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि आपका कितना प्यार मिलता है, उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। तो अधिक से अधिक शेयर करो सभी साथी, लाइक करो और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।